दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फिजिक्स के आज के सेशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम फोर्स के बारे में जानेंगे कि फोर्स क्या है। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो बिलखुसूस सेकेंडरी लेवल पे जो है वो जब फोर्स के बारे में फिजिक्स की मुख्तलिफ टॉपिक्स में पढ़ते हैं तो उन्हें एक तरह की कन्फ्यूजन होती है कि फोर्स है क्या, और वो फोर्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो इसलिए आज का जो ये हमारा सेशन है, इसमें हम ना सिर्फ फोर्स को तफसील से देखेंगे बल्कि हम उसके जो जितने भी मेजर जो यानी टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, उनको हम देखेंगे ताकि आपको फोर्स के बारे में एक क्लियर कट आइडिया हो जाए कि फोर्स है क्या। तो हमारा सेशन जो है वो इसी यानी मकसद पे मबनी है और इसमें हम फोर्स को तफसील से देखेंगे। आज का हमारा सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं या पहली दफ़ा आए हैं, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट सेशंस हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। और अपने कीमती कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह रखें, या अगर आपने कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो कमेंट्स में जाके आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम फोर्स को देख लेते हैं, उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है कि आम तरह से फोर्स को क्या समझा जाता है। तो फोर्स जो है यू जो एक यानी एक तरह का ये दबाव होता है या ये एक जोर होता है। तो ये एक इन्फ्लुएंस है। और जब भी आम तौर पे आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे या बॉडी पे जब आप ये अप्लाई करते हैं और वो अनअपोज होता है, यानी आपका जो फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट के यानी जो रिपल्शन फोर्स है या जो उसका रिएक्शन फोर्स है उससे ज्यादा है, तो वो उस ऑब्जेक्शन में ऑब्जेक्ट में मोशन जो है प्रोड्यूस कर लेगा, यानी हरकत आ जाएगी या मूव करेगा वो ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी रफ्तार बढ़ा सकता है या उसको एक्सलरेट कर सकता है, या अगर वो एक जगह पे पड़ा है यानी रेस्ट की कंडीशन में तो वो उसमें मोशन लेके आ सकता है, या इवन अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है मोशन में है पहले तो उसको आप रेस्ट में ला सकते हैं। तो यानी इसमें ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें यानी ये सर्टेन चेंजेस आ रही हैं बिकॉज ऑफ द फोर्स। तो उसमें मास जो है वो बड़ा अहम रोल है। और इसीलिए वेलोसिटी जो है यानी जो रफ्तार है या जो उसमें एक्सेलरेशन आ रही है, जो उसमें तेजी आ रही है किसी भी फोर्स के जो एक सर्टेन अमाउंट है उसको अप्लाई करने के बाद, तो उसमें मास जो है वो आप उसको इग्नोर कर नहीं कर सकते। इस तरह से जो न्यूटन लॉ है, सेकंड लॉ, उसमें हम पढ़ते हैं कि फोर्स जो है वो यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने से पहले जो मास है उसको भी यानी आप कंसीडर कर रहे होते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि ये क्या है कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है। इसी तरह से फोर्स जो है बहरहाल आप किसी चीज को धक्का देते हैं या आप उस चीज को जो है वो खींचते हैं अपनी ओर, तो ये भी एक तरह का फोर्स है। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उसे मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में उसे डायरेक्शन भी है। और इसीलिए इसे जो है वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। और उसका जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में फोर्स को न्यूटन से जो है वो यानी नापा जाता है, इसका यूनिट है। और इसकी सिंबल जो है वो यानी एफ है। एफ फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। पहले एफ की जगह पे पी इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब जो है वो एफ इस्तेमाल की जाती है। तो जिस तरह से सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन जो मैंने आपको पहले बताया था, उसमें हम देखते हैं कि फोर्स बुनियादी तौर पे एक यानी ऐसी चीज है जो एक ऑब्जेक्ट में एक हरकत ला रही है या उसमें एक तरह से मोशन जो है वो ला रही है, या उसमें जो मोमेंटम है वो क्रिएट कर रही है, और साथ ही उसमें एक सर्टेन चेंज ऑफ टाइम है वो हो रही है। तो यानी जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो अगर उस ऑब्जेक्ट का जो यानी मास है वो अगर ज्यादा है तो लाजमी बात है उसमें जो वेलोसिटी है वो कम प्रोड्यूस होगी। और इसी तरह से अगर वो यानी ऑब्जेक्ट उसका मास जो है वो कम है तो फिर उसमें ज्यादा वो एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी, या एक तरह से जो वेलोसिटी है वो उसमें प्रोड्यूस होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम या चेंज ऑफ टाइम जो है। तो इसलिए कहा जाता है कि फोर्स जो है वो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। तो इसी तरह से जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा यूनिट जो है फोर्स का हम उसको यानी न्यूटन में नापते हैं। तो एक न्यूटन जो है यानी वो किस चीज के बराबर है, यानी 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg, और साथ में इंटू मीटर
और इंटू सेकंड स्क्वायर, तो ये उसका है या 1 kg पर मीटर सेकंड स्क्वायर। तो ये है फोर्स का जो है वो यानी यूनिट है मेजरिंग का। तो इसमें जो एम है वो मीटर की होती है, यानी केजी जो है वो किलोग्राम के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एस जो है वो सेकंड की है, क्योंकि ये एक चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी है, यानी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम उसमें आ रही है, यानी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो इसलिए ये सारी चीजें हम देखते हैं, मास और प्लस में एक्सेलरेशन, तो ये मिला के यानी मास को केजी में शो किया जाता है और एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकंड होती है। तो इसलिए ये इसका यूनिट जो है वो बन रहा है। अब हम देखते हैं जो डिफरेंट टाइप्स हैं फोर्सेस की। सबसे पहले तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसके अलावा मुख्तलिफ फोर्सेस हैं, यानी एक फ्रिक्शन टाइप ऑफ फोर्स है, स्प्रिंग में एक पर्टिकुलर फोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स की जो अट्रैक्शन होती है या बॉन्डिंग है उसमें एक तरह का फोर्स है, और एक मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आप देखते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के ये फोर्सेस हैं। तो जो ग्रेविटी का फोर्स है या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कशिश शकील का है, उसमें हम देखते हैं कि यूनिवर्स में यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं या वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जो न्यूटन ने कहा था। और ये एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जो न्यूटन ने दी थी, उसमें उसने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है उसका कॉन्सेप्ट दिया था। इसी तरह से गैलीलियो जो है उसने भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफाइन किए थे, और उन्होंने एक यानी चीज को ऑब्जर्व करके बताया, जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से जमीन की तरफ गिरता है तो वो कौन सी चीज है जो उसे अपनी तरफ खींचती है, या उस ऑब्जेक्ट में अगर एक्सेलरेशन यानी तेजी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है तो उसके क्या अवामिल हैं। तो फ्री फॉल बॉडी इसमें फिर उन्होंने कहा था यानी गैलीलियो ने कि उसमें जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होती है। और इसीलिए हम ये जानते हैं कि जो आज जो सरफेस ऑफ अर्थ है वो यानी हर ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है। तो यानी ये एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बाय अर्थ होती है टुवर्ड्स सेंटर, और वो कांस्टेंट है, यानी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो जिसको हम जी के यानी सिंबल से शो करते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। और इसी तरह से फिर जब आप देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो फोर्स है, ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ है, ये बुनियादी तौर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के साथ, और ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी एक्सेलरेशन के साथ जो वो एक्सपीरियंस कर रहा हो ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए इस यानी जो ये ग्रेविटी है इसको हम समटाइम्स वेट में भी जो है वो यानी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ग्रेविटी टाइप ऑफ वेट जो है वो भी होता है। तो इसलिए जब यानी मास और ग्रेविटी को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम बुनियादी तौर पे वेट जो है वो भी हम देखते हैं कि वो मास और एक्सेलरेशन का बराबर होता है, यानी एफ की जगह पे आप डब्ल्यू, और इसी तरह से एम और एक्सेलरेशन की जगह पे ग्रेविटी भी इस्तेमाल की जाती है। तो यानी एक्सेलरेशन और ग्रेविटी आपस में एक तरह से इंटर रिलेटेड होते हैं, इसलिए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में या फ्री फॉलिंग बॉडीज में। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये बुनियादी तौर पे तो यानी कोलम्स लॉ जो है उन्होंने डिफाइन किया था, चार्जेस के बारे में है। और उन्होंने ये कहा था कि दो तरह की चार्जेस, जिस तरह से आपको यहाँ पे फिगर में नजर आ रही हैं, अगर वो दोनों चार्जेस सेम हैं यानी पॉजिटिव है, मिसाल के तौर पे जिस तरह प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन्स को पॉजिटिव चार्ज होती है। तो यानी ये कहा था कोलम ने कि अगर दोनों चार्जेस सेम हैं तो वो रिपल्स करती हैं, यानी वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। और इसी तरह से अगर अपोजिट चार्जेस हैं, यानी एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो उनमें अट्रैक्शन होती है, यानी वो रिपल्स नहीं करते। तो ये जो लॉ है इसमें एक खास तरह का फोर्स है जो ये रिपल्सन और ये अट्रैक्शन जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है। और ये बुनियादी तौर पे जो डायरेक्शन है या जो उनका जो एक तरह का डिफरेंसेस है रेडियस का, ये उसके अकॉर्डिंग यानी खास लेवल पर ये रिपल्शन और अट्रैक्शन होगी, अनलिमिटेड नहीं है। तो ये एक तरह का फोर्स है, और इसको जो है वो यानी कोलम ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा था, कि जिसकी वजह से जो सेम चार्जेस हैं वो दूसरे से रिपल्स होती हैं, और इसी तरह से जो यानी अपोजिट चार्जेस होती हैं वो एक दूसरे की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होती हैं। तो इसको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है, यानी बॉन्डिंग एक तरह की जो है एटम्स के बीच, वो भी एक तरह का फोर्स ही है जिसकी बुनियाद पे ये हो रहा है। तो अट्रैक्शन एक टाइप ऑफ फोर्स है जो काज करती है बॉन्डिंग की।
इसी तरह से स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये बुनियादी तौर पे जो एटॉमिक न्यूक्लिया है उसमें जो एक मुख्तलिफ किस्म की जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी होती है, यानी हम देखते हैं कि बुनियादी तौर पे एक खास तरह की अट्रैक्शन जो है वो बिटवीन दी जो यानी पार्टिकल्स होते हैं एटम के उनमें हो रही होती है, और इसी तरह से रिपल्शन जो है वो हो रही है। तो ये एक यानी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है, और इसको स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स का नाम जो है वो दिया जाता है। तो ये बुनियादी तौर पे एक यानी बुनियादी फोर्स है जो ग्लून्स में होता है, क्वार्क्स में, एंटी क्वार्क्स में, और इसी तरह से ये एक बुनियादी तौर पे जो है जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनमें ये एक स्ट्रांगेस्ट फोर्स है, स्ट्रांगेस्ट यानी सबसे मजबूत तरीन जो है वो फोर्स है ये। तो ये फोर्स जो है वो बुनियादी तौर पे जो एक एलिमेंट है, मिसाल के तौर पे आप कोई भी एलिमेंट ले लें, कार्बन ले लें, ऑक्सीजन ले लें, और इसी तरह से आप नाइट्रोजन ले लें, तो उनमें अंदर जो ये एलिमेंट के पार्टिकल्स हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है ये इनमें हो रहा होता है, जिसको न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। और यहाँ पे जो स्ट्रांग फोर्स है वो इस तरह से एक करता है कि ये आमतौर पे जो ग्लैंड्स हैं वो एक इनडायरेक्टली आपस में ट्रांसमिट हो जाते हैं, और इसी तरह से वर्चुअल पाई जो है उसका वैल्यू जो है वो देखा जाता है, ये जो ट्रांसमिशन होती है इन फोर्सेस के बीच में। यानी मिसाल के तौर पे एक सेम ही एलिमेंट में जो मुख्तलिफ आप देख रहे होते हैं एटम्स जुड़े हुए होते हैं, मिसाल आप कहते हैं कि ऑक्सीजन एक आंसर है, प्योर ऑक्सीजन है, इसमें कोई और यानी एटम है ही नहीं, या आप मिसाल के तौर पे कहते हैं कि ये हाइड्रोजन है, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो ये जो आपस में जो यानी एलिमेंट के एटम्स होते हैं उनमें भी जो फोर्स होता है जो इन एलिमेंट्स को आपस में जोड़े रखता है उसको स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स ही कहा जाता है। इसी तरह से कुछ ऐसे पर्टिकुलरली गैसेस हैं जो हमें आम तौर पे दो एटम्स उनके साथ में जुड़े होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि डाई यानी एटॉमिक फॉर्म में वो मिलती हैं। ऑक्सीजन आमतौर पे हमें यानी दो एटम्स में मिलती है, नाइट्रोजन में मिलती है। तो ये जो आपस में एलिमेंट के जो आपस में एटम्स जुड़ते हैं तो उनका जो बुनियादी यानी जो अट्रैक्शन की जो वजह है वो भी ये यही है जिसको हम स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इसी तरह से वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो जिस तरह से आप देखते हैं अपना फिजन एंड फ्यूजन का प्रोसेस, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ये बुनियादी तौर पे तो यानी रिस्पॉन्सिबल है कि ये दूर ले जाती है न्यूक्लियंस को, और न्यूक्लियंस को इलेक्ट्रॉन्स में या अदर हेड्रॉन्स में जो है वो तब्दील कर लेती है। तो ये वीक फोर्स जो है ये बुनियादी तौर पे तो बोसॉन्स जो हैं उनमें एक खास तरह की जो है वो एक्सचेंज होती है, जिनको यानी हैवी जेड और डब्ल्यू जो है बोसॉन्स कहा जाता है, या ये एक तरह से स्प्लिटिंग होती है। मिसाल के तौर पे जो यूरेनियम का एक एलिमेंट यूरेनियम का जो एटम है उसकी इनरिचमेंट की जाती है, तब जाके वो जो है वो यानी एक रेडियो एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट होता है। यानी यूरेनियम से मिसाल के तौर पे अगर न्यूक्लियर वेपन्स के लिए जब यूरेनियम जो है वो इस्तेमाल होता है तो ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली उससे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं, पहले उसकी इनरिचमेंट की जाती है। तो इनरिचमेंट एक खास तरह का प्रोसेस होता है जिसमें जो आम तौर पे जो फोर्स अप्लाई किया जाता है वो एक वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है जिसकी बुनियाद पे ये इनरिचमेंट हो रही होती है। इसी तरह से ये इफेक्ट जो है वो वीक इंट्रैक्शन होती है न्यूट्रॉन्स में, और न्यूट्रॉन्स के साथ जो और यानी एटॉमिक न्यूक्लिया होते हैं, तो और ये आपस में रेडिएटिव एक्टिविटी की बुनियाद पे जो है वो जुड़े हुए होते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है, इसमें आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन्स हैं, और इसी तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें नेगेटिव चार्ज भी है, और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो इन्हें न्यूट्रॉन दिया जाता है, यानी उसको एक तरीके से न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसे एक तरह से रेडियो एक्टिव स्टेट में लाने के लिए। तो ये जो फोर्सेस होते हैं इन तरह के फोर्सेस को जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। इसके अलावा नॉर्मल फोर्स है। तो नॉर्मल फोर्स ये आम फोर्स जब आप यानी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे एक टेबल पे बुक पड़ा हुआ है, तो उसमें जो आप देखते हैं कि जो यानी टेबल है उसका जो रिपल्सिव या जो एक्टिंग फोर्स होगा बुक पे वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और बुक जो है उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसी तरह से जब आप देखते हैं कि कश्तियाँ पानी में चलती हैं यानी समंदरों में जब चलती हैं तो उनमें एक खास तरह का अपथ्रस्ट फोर्स होता है जिसकी बुनियाद पे वो कश्तियाँ पानी में तैरती हैं, डूबती नहीं हैं।
तो ये भी एक तरह का नॉर्मल फोर्स ही है। और उसमें हम देखते हैं कि यानी जो जो एक टोटल कवर्ड एरिया होती है कश्ती की, जो पानी को कवर करती है, तो जितना फोर्स कश्ती पानी पे अप्लाई कर रही होती है उतना ही फोर्स जो है वो पानी कश्ती पे अप्लाई करता है। ये भी एक नॉर्मल फोर्स है। या जिस तरह आप न्यूटन का जो थर्ड लॉ है जिसमें आप पढ़ते हैं कि एवरी यानी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, तो ये भी एक नॉर्मल फोर्स की डेफिनेशन के जुमरे में ही आता है। तो यहाँ पे बुक की मिसाल आप देख रहे हैं जो टेबल पे है, या कोई और चीज़ है, जिस तरह आप सरफेस पे जब आप दौड़ रहे होते हैं या घूम रहे होते हैं, तो जो जितना फोर्स आप जमीन पे एग्जर्ट करते हैं जमीन भी आपको उतना ही देती है। या एक तरह से ये एक बैलेंसिंग फोर्स भी आप इसको कह सकते हैं, और इसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। फिर फ्रिक्शनल फोर्स, यानी जब दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। उनकी कांटेक्ट की वजह से, यानी उसमें जो रगड़ होती है उस रगड़ की वजह से एक तरह से वो फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होता है। जिस तरह से आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं कि एक बॉक्स है और उस बॉक्स को जो बच्चा है वो एक सरफेस पे जो है वो पुश कर रहा है। तो जब ये बॉक्स और जो सरफेस है नीचे वाला, यानी जो फ्लोर है या जो रोड है, जो भी चीज़ है, वो तो बॉक्स का सरफेस और उस फ्लोर का सरफेस जो है वो जब आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो रहे हैं, तो क्योंकि जो मोशन है वो पुशिंग का, वो एक फोर्स जो है वो यानी अपवर्ड डायरेक्शन जो है उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि रोड जो है उसे अपोजिट डायरेक्शन में दे रहा है, या फ्लोर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में दे रहा है। तो यानी एक जो है वो यूं समझ लें कि फ्रंटवर्ड जा रहा है और दूसरा जो है वो बैकवर्ड आ रहा है। तो इसकी वजह से ये जो कांटेक्ट हो रहा है वो एक फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होता है, क्योंकि दोनों फोर्सेस अपोजिट हो रहे हैं। इसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो आप चीज़ों को रगड़ते हैं, और इसी तरह से आप गाड़ी जो है उसकी आप जो यानी पहिए होते हैं, व्हील्स और रोड का जो कांटेक्ट है, तो ये भी फ्रिक्शनल फोर्स ही होता है। और जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसकी भी एक फ्रिक्शनल फोर्स है। तो चीज़ें जब यानी ज़्यादा चल जाती हैं और रगड़ रगड़ के आप देखते हैं कि वो एक तरह से लूज भी हो जाती हैं, तो ये इसको फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है, जो प्रोड्यूस होता है जब कोई भी दो सरफेसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे और उनमें रगड़ होगी अपोजिट डायरेक्शंस में जाने के लिए। यानी एक फोर्स एक डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा फोर्स दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। इसी तरह से टेंशन एज अ फोर्स, तो टेंशन जो है उसको भी एक फोर्स के तौर पे ही लिया जाता है। तो इसको आप देखते हैं कि एक खास तरह का आइडियल स्ट्रिंग होता है, और वो स्ट्रिंग आमतौर पे मासलेस और फ्रिक्शनलेस होते हैं और अनब्रेकेबल होते हैं, और आप उन्हें स्ट्रेच भी नहीं करते या नहीं कर सकते। ये आप पुली देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की यानी पुलीज यूज की जाती हैं फोर्स को आमतौर पे, या किसी ऑब्जेक्ट को यानी आप समझते हैं कि आप उसको ऊपर ला रहे हैं या आप उसको नीचे लेके आ रहे हैं, तो ये सारा टेंशन जो है वो बुनियादी तौर पे उस रस्सी पे पड़ता है, और उस टेंशन को या पर्टिकुलर टेंशन को जो है वो हम यानी एक तरह का फोर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, आपको ये क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है ए और ये ऑब्जेक्ट है बी। क्योंकि ऑब्जेक्ट ए जो है वो ज़्यादा हैवी है और ऑब्जेक्ट बी जो है वो लाइट है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट ए। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है ये हैवी है, तो क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट जो बी है वो अपर डायरेक्शन में आएगा, यानी इसका फोर्स जो है वो अपर डायरेक्शन में आ रहा है और इसका फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक्चुअली स्ट्रिंग पे आ रहे हैं, और इसको हम टेंशन कहते हैं। तो यानी टेंशन एक तरह से खिंचाव होता है और वो अपोजिट डायरेक्शंस में से आ रहा होता है, यानी एक तरफ जा रहा है, दूसरा दूसरे जो है वो तरफ में आ रहा है। तो इसको जो है वो हम टेंशन कहते हैं। और ये एक टेक्निक है, इस्तेमाल की जाती है ऑब्जेक्ट्स को जो है वो ऊपर उठाने के लिए या नीचे लाने के लिए, और इस वजह से मुख्तलिफ किस्म की पुलिस जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, फिक्स पुलिस और मूवेबल पुलिस। उनमें ये टेंशन फोर्स जो है वो अप्लाई किया जाता है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा पुलियाँ लगाएंगे तो आप इसको ज़्यादा ईजिली जो है वो चीज़ों को, या मैक्सिमम जो टेंशन है आप उसको कवर कर सकते हैं। इसी तरह से इलास्टिक फोर्स होता है। तो ये एक खास तरह का फोर्स है जो आमतौर पे जो है ना स्प्रिंग्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के,
उनमें ये हम यानी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो आमतौर पे ये जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनमें एक यानी खास तरह की विरलिंग होती है। जिस तरह से यहाँ आप ये देख रहे हैं कि ये एक विल्ड स्प्रिंग है। तो ये विरलिंग की वजह से इसमें वो एक खास तरह का फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसको हम इलास्टिक फोर्स कहते हैं, यानी उसमें एक लचक आ जाती है। तो ये हुक्स लॉ जो है, जो रॉबर्ट हुक ने दिया था 1676 में, उसमें उन्होंने जो है वो इलास्टिक फोर्स जो है उसकी बात की थी। और ये इलास्टिक फोर्स जो है ये हम अप्लाई कर रहे होते हैं मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, उनको हम जब पुश कर रहे होते हैं या उनमें कांटेक्ट कर रहे होते हैं। तो जिस तरह से यानी आप आमतौर पे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें देख रहे होते हैं, वो ज़्यादा जब फोर्स उन पर पड़ रहा होता है तो वो यानी उनको बैलेंस करती हैं। मोटर बाइक में आगे शाक्स लगी होती हैं पहियों के ऊपर, गाड़ियों में लगी होती हैं, पीछे लगी होती हैं। तो ये शाक्स यानी बैलेंस करती हैं। आम तौर पे जब आप अन इवन सड़क पे जा रहे हैं या ब्रेकर है तो उसमें आप देख रहे होते हैं कि ये उसको बैलेंस कर रहे होते हैं। गाड़ियों में ये इस तरह के यानी इस्तेमाल की जाते हैं, इंजन्स में इस्तेमाल की जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के स्प्रिंग्स जो हैं। और इसी तरह से ये स्प्रिंग्स जो हैं वो इसकी जेक्स जो होते हैं उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये एक इलास्टिक फोर्स है जो आमतौर पे स्प्रिंग में होता है, और ये स्प्रिंग में तब आ जाता है जब आप उसको यानी वेल कर रहे होते हैं। तो उसमें जो एरिया है एक तरह से फोर्स की, या जो वेट जो आ रहा है उस एरिया को आप एक तरह से कवर करने की कोशिश करते हैं, या आप उस वेट की वजह से जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उसको आप एक तरह से जो है वो यानी डिस्पर्स करते हैं या इनलार्ज करते हैं, जिसकी वजह से ये इलास्टिक फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसकी एक खास लिमिट होगी यानी इलास्टिसिटी की और लचक की, और स्ट्रेन और स्ट्रेस जो है वो भी इनसे ही यानी जुड़े हुए होते हैं। तो स्ट्रेस इलास्टिक फोर्स में आप देखते हैं स्टील में बहुत ज़्यादा होगी, आयरन में जो है वो कंपेरेटिवली स्टील से कम होगी, रबर में और ज़्यादा कम होगी। तो ये इलास्टिक फोर्सेस होते हैं जो हम देखते हैं कि यानी पर मास यानी केजी पे कितनी इलास्टिसिटी आ रही है एक आप देख पाए। इसी तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। आपने आमतौर पे ये देखा होगा मुख्तलिफ एथलीट्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है। या आप मुख्तलिफ किस्म के झूले देख रहे होते हैं जो लगे होते हैं पार्क्स में, उसमें भी हम ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, और साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो भी हम अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे यानी ऐसे फोर्सेस हैं कि जो परपेंडिकुलर होते हैं वेलोसिटी और वेक्टर जो है उनमें। और ये जो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसमें जो वेलोसिटी है और जो साथ में जो उसकी डायरेक्शन है, ये उसके साथ यानी इनका एक तरह से ताल्लुक है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो यानी ऑब्जेक्ट को एक तरह से अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो यानी एक ऑब्जेक्ट जो है उसको वो यानी एक ऐसा फोर्स है जो सेंटर से बाहर लेके जाता है। तो फ्लाइंग ऑफ काइट्स, इस तरह से आप वेल्ड करते हैं कि स्टोन को अगर आप मिसाल के तौर पे आप उसको एक रोप के साथ बांध के आप वेलिंग करते हैं, तो आप एक खास तरह का फोर्स होता है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो ये फोर्सेस सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल बुनियादी तौर पे ये फोर्सेस होते हैं। एक फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को जब वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कराएंगे आप, तो उसमें वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट यानी पर्टिकुलर जो सेंट पाथ है या जो एक दायरा है। जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो यानी उसके उलट होता है या अपोजिट होता है, वो अप यानी सेंटर से दूर जा रहा होता है। तो ये भी एक फोर्सेस की टाइप ही है। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने फोर्सेस को जो है वो तफसील से देखा, उसकी डिफरेंट टाइप्स और उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो आई होप कि ये सेशन आपको फोर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प करेगा, और आपको फिजिक्स की यानी जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं उनमें जब आप फोर्स को पढ़ेंगे तो अब आपका आइडिया जो है वो क्लियर होगा, और वहाँ पे आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी फोर्स को अंडरस्टैंड करने में। तो यहाँ पे ये सेशन ख़त्म होता है। आपसे किसी दूसरे सेशन में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टाइम टू से यू गुड बाय एंड टेक केयर।